नमस्कार, मेरा नाम अंकित यादव है। पिछले वीडियो में हमने आपराधिक कानूनों के केवल एक संशोधन पर बात की थी, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को लेकर था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम तीनों आपराधिक कानूनों में हुए खतरनाक संशोधनों पर बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से ये नए कानून देश की जनता को गुलामी में ले जाने के लिए कारगर हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे। इन कानूनों को ठीक ढंग से समझने के लिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। 1830 के दशक में एक अंग्रेज भारत आया। तब संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का कब्जा भी नहीं हो पाया था। पूरे भारत में 4 साल पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण घूम लेने के बाद उसने इंग्लैंड लौटकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और अपने भाषण में कहा, हम भारत को कभी भी लंबे समय तक गुलाम बनाकर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि भारतीय लोग बहुत ही स्वाभिमानी हैं और अपने सम्मान, अपनी महान संस्कृति और जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा मर मिटने को तैयार रहते हैं। इसलिए हमें यानी ब्रिटिशर्स को कुछ ऐसे तरीके ईजाद करने पड़ेंगे जिससे भारतीय लोगों के अंदर हीन भावना पैदा हो, जिससे वे अपना आत्मसम्मान खो दें और खुद को असभ्य और पिछड़ा मानकर अंग्रेजों को महान मानने लगे। फिर न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी वे हमेशा के लिए अंग्रेजों और उनके सिस्टम के गुलाम बन जाएंगे। और इसके लिए उसने अपना पहला सुझाव भारत की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव कर शिक्षा को अंग्रेजी और प्रत्येक छात्र को नौकर बनाने वाली शिक्षा में बदलने का दिया। इस अंग्रेज का नाम थॉमस बेबिंगटन मैकॉले था। मनोविज्ञान का जानकार यह अंग्रेज महर्षि ही भारत की आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जनक कहा जाता है। आईपीसी की बात करने से पहले मैकॉले की बात करना इसलिए जरूरी था क्योंकि मैकॉले को ही भारतीय दंड संहिता का जनक कहा जाता है। लेकिन आज हम भारत की शिक्षा प्रणाली पर बात नहीं करेंगे, बल्कि हम भारतीय दंड संहिता 1860, जिसे संशोधन के बाद अब भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा जाएगा, और साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी, जिसे संशोधन के बाद अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहा जाएगा, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 पर बात करेंगे। जब ये तीनों बिल अगस्त 2023 में मानसून सत्र में पेश किए गए थे, तब इन्हें संसदीय समिति ने कुछ संशोधनों के लिए भेज दिया था। उसके बाद उसमें कुछ परिवर्तन करके दोबारा शीत सत्र में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। कमाल की बात यह है कि बिल लोकसभा में प्रस्तुत करने से कुछ दिन पहले ही विपक्ष के 150 सांसदों को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया और ये बिल काले कृषि बिलों की तरह बिना किसी वाद विवाद या चर्चा के एक तरफा लोकसभा में पास कर दिए गए। इसलिए भी इन बिलों के उद्देश्य पर शक होना स्वाभाविक जान पड़ता है, क्योंकि 140 करोड़ भारतीयों के न्याय के ये कानून तर्क वितर्क के बिना ही लागू कर देना तानाशाही मंशा को जाहिर करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि ये बिल ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश काल के कानूनों को समाप्त कर पूरी तरह से भारतीय कानून बन जाएंगे। तो आइए पहले से मौजूद इन कानूनों के बनने का कारण थोड़ा समझ लेते हैं और इसके लिए फिर से इतिहास में चलते हैं। 1857 भारत की स्वतंत्रता का एक ऐसा संग्राम था जिसने पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर सत्ता की जड़ों को न सिर्फ हिला दिया, बल्कि भारत जैसे विशाल देश के कई हिस्सों में उसकी डालियां टूटकर जमीन पर आ गिरी। दुर्भाग्य से सफलता के बिल्कुल नजदीक जाकर यह संग्राम पूर्ण रूप से सफल ना हो सका, लेकिन इसने अंग्रेजों को इतना दहशत में डाल दिया कि वे इसके दोहराए जाने के विचार से कांपने लगे। इसलिए स्वतंत्रता की प्रत्येक इकलौती आवाज तक को दबाने के लिए उन्हें एक ऐसे कानून की आवश्यकता थी जो भारतीयों को पूरी तरह से वश में रख सके। और उसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैकॉले ने भारतीय न्याय दर्शन के बिल्कुल विरुद्ध जाकर अपना पुराना रचा हुआ हथियार निकाला, जिसे वह भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड कहता था। 1860 में इसी संहिता को भारत की जनता के ऊपर लागू करवाकर उसने ब्रिटिश शासन को आश्वस्त किया कि वे इस कानून के माध्यम से भारतीयों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखने में कामयाब हो जाएंगे। और दुनिया ने देखा कि उसका यह प्रयास काफी हद तक कारगर साबित हुआ। पुलिस और अंग्रेजी सिस्टम भारतीयों के अंदर भय भरने में कामयाब रहा। कुछ ही दशकों में भारत के भोले भाले लोगों ने यह स्वीकार कर लिया कि पुलिस तो अत्याचार करने की अधिकारी है ही, और शायद उसे यह अधिकार ईश्वर ने दिया है। इसलिए गांव में कहावत चलने लगी कि बरसात में फिसलना और पुलिस से पिटना, इन दोनों का बुरा नहीं मानना चाहिए। आईपीसी 1860, इंडियन पुलिस एक्ट 1861 और फिर बाद में भारतीय साक्ष्य अधिनियम और सीआरपीसी 1892 में ऐसे नियम थे जिनका दुरुपयोग करना पुलिस के बाएं हाथ का खेल बन गया और भारत में कानूनी अत्याचारों की आंधी आ गई और भारत अंग्रेजों की अति विनाशकारी लूट का शिकार हो गया, जिससे आम जनमानस दरिद्रता और आत्महीनता के दलदल में ऐसा फंसता चला गया कि आज तक नहीं निकल पाया है। अब 1860 के 163 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनमें बदलाव किए हैं। पहले हम आईपीसी की धाराओं में किए गए बदलावों पर बात कर लेते हैं। भारतीय दंड संहिता में पहले 511 धाराएं थी, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में 356 धाराएं होंगी। इसमें 175 धाराओं में बदलाव किए गए हैं।
8 इसमें नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को इसमें से हटा दिया गया है। आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के मामले में सजा दिए जाने का प्रावधान है, मगर अब नए कानून में हत्या की धारा 101 होगी। नई बिल की धारा 302 छिनौती के मामले में लगेगी। आईपीसी में धारा 144 अवैध जमावाड़े से संबंधित है। इसका मतलब है कि 4 या 4 से ज्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते। नई बिल में इसकी जगह धारा 187 लेगी। आईपीसी में धारा 420 धोखाधड़ी का अपराध है, जबकि नई बिल में धोखाधड़ी के लिए 316 लगाई जाएगी। नई बिल में अब धारा 420 नहीं है। आईपीसी की धारा 121 भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने या युद्ध छेड़ने का प्रयास करने या युद्ध छेड़ने के लिए उकसाने के लिए लगती थी। इसकी जगह अब नई बिल की धारा 146 लगेगी। आईपीसी की धारा 499 मानहानि से संबंधित थी, उसकी जगह नए कानून की धारा 354 लगाई जाएगी। धारा 376 दुष्कर्म के मामले में लगती थी, जिसकी जगह अब धारा 63 लेगी और धारा 64 सजा से संबंधित है, जबकि धारा 70 गैंगरेप के अपराध से संबंधित होगी। ये तो हुई आईपीसी की धाराओं की संख्या को बदलने या आगे पीछे करने की बात, लेकिन अब हम आईपीसी में हुए उन प्रावधानों की बात कर लेते हैं जो देश की जनता को दबाने और उनका शोषण करने का काम करेंगे। तो अब इसके परिवहन व्यवस्था से जुड़े एक संशोधन की बात कर लेते हैं, जिसने पूरे देश के ड्राइवर लोगों को दहशत में डाल दिया है। पहले लापरवाही से गाड़ी चलाने और किसी को मारकर भाग जाने के लिए पुरानी दंड संहिता की धारा 304A में प्रावधान था। इसके अंतर्गत कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति गाड़ी लापरवाही से चलाते हुए किसी को मार देता है और वहां से भागता है तथा दोषी सिद्ध होता है तो उसे 2 साल की सजा दी जाएगी और साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ऐसे मामलों में पहले जमानत का भी प्रावधान था। ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर इस कानून के पीछे हाल ही में लागू हुई भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) का हवाला दे रहे हैं। यह कानून किसी भी प्रकार के वाहन से दुर्घटना करके भागने और लापरवाही से चलाने को लेकर सजा के विषय में बताता है। इस कानून में लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से किसी प्रकार का वाहन चलाता है या फिर किसी को ठोंककर पुलिस या प्रशासन को सूचित किए बिना भागता है और पीड़ित की मौत हो जाती है, तो ऐसे मामले में 10 वर्षों की सजा होगी और 7 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस अपराध को नई न्याय संहिता में गैर जमानती बताया गया है। जमानत ना देने वाली बात को लेकर ट्रक ड्राइवरों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि हादसे के बाद जब तक ट्रक ड्राइवर की गलती को लेकर फैसला नहीं आता तब तक वह जेल में ही रहेगा, भले ही वह निर्दोष हो। उनका कहना है कि हादसे के बाद भीड़ के गुस्से से बचने के लिए हादसे वाली जगह से भागते हैं, ना कि पीड़ित को नुकसान करने के उद्देश्य से। यह कानून हादसा करके भागने वालों पर विशेष रूप से प्रभाव डालेगा। ऐसे में सुनवाई के दौरान ट्रक ड्राइवर के जेल में रहने और ट्रक के खड़े रहने से मालिक को भी नुकसान होगा। और भांग खाकर बेहोशी में बनाया गया ये कानून देश के 80 लाख ट्रक और बस ड्राइवरों समेत 2 पहिया से लेकर 4 पहिया वाहन चलाने वाले करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में लेगा, क्योंकि नेता, अभिनेता और उद्योगपति सब के सब इस प्रभाव से बच जाएंगे। क्योंकि जब भी नेताओं के बच्चों से एक्सीडेंट होता है तो उनके नौकरों का लाइसेंस रिपोर्ट में लगा दिया जाता है और नेताओं के आगे 10 गाड़ियां और पीछे 10 गाड़ियां चलती हैं, तो उनके हाथों से एक्सीडेंट होने का तो सवाल ही नहीं बनता। तो स्पष्ट है कि इस कानून से केवल आम जनता को पीसा जाएगा। अब बात करते हैं सीआरपीसी के खतरनाक प्रावधान की। किसी भी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में रखने की समय सीमा अधिकतम 15 दिन थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 60 से 90 दिन किया जा सकता है। पुलिस की हिरासत से संबंधित एक जानकारी आपको जान लेना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के हिसाब से भारत में हर दिन कम से कम 1 व्यक्ति की मौत पुलिस की हिरासत में होती है। सन 2000 से 2020 तक लगभग 2000 से अधिक लोगों की मौत पुलिस हिरासत में हुई है, लेकिन पुलिस हिरासत में मौतों का वास्तविक आंकड़ा इससे कई गुना है और माना जाता है कि हर रोज 1 व्यक्ति की हत्या पुलिस हिरासत में होती है। 2000 लोगों की मौत पर केवल 26 पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराया गया है और उसमें से कुछ ही को सजा हुई। सब जानते हैं कि पुलिस सबूतों को किस तरह से तोड़ती है, मरोड़ती है, लेकिन अगर उसे 60 दिन हिरासत में आदमी को रखना होगा तब वो उसके खिलाफ कुछ और भी चीजें बना सकती है। कानूनी शिक्षाविद और विशेषज्ञ जी मोहन गोपाल ने लिखा, यह विधेयक केंद्र, राज्य और स्थानीय सभी स्तरों पर राजनीतिक नेतृत्व को राजनीतिक लाभ के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली का दुरुपयोग करने का अधिक अवसर देते हैं और इसलिए पुलिस और आपराधिक न्याय प्रणाली को हथियार बनाते हैं। उनका मानना है कि यह एक गिरफ्तार व्यक्ति के बायोमेट्रिक्स एकत्र करना अनिवार्य करके निगरानी करने वाला राज्य बनाता है। सीआरपीसी में इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ी कमी यह भी की गई है कि यदि पुलिस किसी भी व्यक्ति के पास से ऐसी संपत्ति को कुर्क करती है जिसे उसने अपराध करके एकत्र किया है, तो ऐसी संपत्ति के शोधन का निवारण का कोई प्रभावी नियम नहीं है। मतलब कि संपत्ति किसकी है और जिसकी है उस तक कैसे पहुंचेगी, या पुलिस में ऐसी संपत्ति की निगरानी के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, ऐसा कोई ठोस प्रावधान नहीं है। इससे तो बस यही होगा कि लूटी हुई संपत्ति अपराधी से पुलिस द्वारा लूट ली जाएगी और बड़ी संपत्ति हुई तो प्रशासन और सत्ताधारियों दोनों में बंट जाएगी।
काले धन के विषय में ऐसा सुनने में आता है कि यदि किसी के पास हजारों करोड़ों का काला धन पकड़ा जाता है तो सत्ताधारी नेता और सरकारी एजेंसियां वास्तविक धन से बहुत कम आंकड़ा सार्वजनिक करती हैं और बाकी हजम कर जाते हैं। और जिसका काला धन होता है वह खुद अपराधी होने की वजह से इस सब का विरोध भी नहीं कर पाता। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब 1 से अधिक अपराधों के लिए जमानत पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि पुराना सीआरपीसी किसी भी अपराध के लिए अधिकतम कारावास की आधी सजा के लिए हिरासत में लिए गए आरोपी को जमानत की अनुमति देता था। आप सब जानते हैं कि असली अपराधियों के अलावा भी सरकार प्रत्येक सामाजिक आंदोलन के नेताओं पर सैकड़ों मुकदमे दर्ज करती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने उनकी जमानत को बिल्कुल खत्म करने का प्रावधान किया है। अब बात भारतीय साक्ष्य विधेयक में हुए संशोधन की कर लेते हैं। भारतीय साक्ष्य विधेयक ऐसी जानकारी को अदालत में स्वीकार्य होने की अनुमति देता है यदि वह उस समय प्राप्त की गई थी जब आरोपी पुलिस की हिरासत में था, लेकिन उस जानकारी को स्वीकार्य करने की अनुमति नहीं देता जो तब इकट्ठा की गई थी जब व्यक्ति पुलिस हिरासत से बाहर था। और इससे कोई भी निर्दोष व्यक्ति अगर जमानत पर आकर अपनी बेगुनाही के सबूत इकट्ठा करने पर काम करता है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि अगर वो हिरासत से बाहर है तो प्राप्त जानकारी अदालत में मान्य नहीं होगी। और भारत के विधि आयोग ने इस अंतर को समाप्त करने की सिफारिश की है। इसके अलावा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने और भी कई सिफारिशें की हैं, जैसे कि पुलिस हिरासत में किसी आरोपी को लगी चोट के लिए पुलिस की जिम्मेदारी मानने को उसके महत्व के बावजूद भी भारतीय साक्ष्य विधेयक में शामिल नहीं किया गया है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से छेड़छाड़ हो सकती है, जबकि साक्ष्य विधेयक ऐसे रिकॉर्ड की स्वीकार्यता प्रदान करता है, लेकिन जांच प्रक्रिया के दौरान ऐसे रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ व संप्रदूषण हेरफेर को रोकने के लिए कोई सुरक्षा का उपाय नहीं है। इसी तरह महिलाओं से जुड़े अपराधों और बलात्कार से संबंधित कई कानूनों में बदलाव हुए हैं, जिनकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। ये संशोधन इस देश की जनता को कितना न्याय दे पाएंगे इसकी गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन ये कानून देश की जनता को अपने अधिकारों की आवाज उठाने से रोकने के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह प्रयोग किए जाएंगे। वैसे तो धाराओं को आगे पीछे करने और हटाने के अलावा 80% से ज्यादा धाराओं को छुआ तक नहीं गया है, और न्याय की भारतीय दृष्टि या भारतीय अवधारणा को तो इसमें रत्ती भर भी शामिल नहीं किया गया है, जिससे इसे औपनिवेशिक काल के कानूनों में परिवर्तन कहा जाए। हाँ, लेकिन एक बात पक्की है कि यदि आज भी अंग्रेजों का शासन होता तो भारत के लोगों को नियंत्रित करने के लिए उन्हें आज की तकनीक, विज्ञान, राजनीतिक माहौल को देखते हुए कुछ इसी तरह के खतरनाक प्रावधानों को इन कानूनों में जोड़ने की आवश्यकता महसूस होती और ऐसे बदलाव करने पड़ते, क्योंकि भारत पे अपना राज स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के 1993 के ही चार्टर अधिनियम को 1947 तक नहीं चलाया था, बल्कि जितना नियंत्रण बढ़ता गया उतना ही वे स्वतंत्रता की आवाज को दबाने के लिए, भारतीयों को नियंत्रण में रखने के लिए निरंतर कानूनों में संशोधन करते रहे और कानूनों को और भी कठोर बनाते गए। इतिहास गवाह है कि 1947 के बाद दंड संहिता अपराधों को रोकने में तो नाकाम ही रही, उल्टा प्रतिवर्ष देश में अपराध बढ़ते ही रहे। लेकिन बहुत बड़े बड़े सामाजिक और आम जनों के हित में उठे आंदोलनों को ऐसे कानूनों के माध्यम से दबा दिया गया, सामाजिक नेताओं को जेल में भर दिया गया और जल जंगल जमीन पर से देश के लोगों के अधिकार को समाप्त करके उन पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आधिपत्य स्थापित करवाने में इस तरह के कानून महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। अब इस सब के बाद आपसे हमारा सिर्फ एक सवाल है कि यदि आपको किसी भी देश के अधिकारों का दमन करने के लिए कानून बनाने को कहा जाए तो आप कैसे कानून बनाएंगे? क्या आप उस देश के प्रत्येक नागरिक को नियंत्रण में रखने के लिए उस पर हर समय निगरानी का कानून नहीं बनाएंगे? क्या आप प्रत्येक व्यक्ति के उंगली के निशान और बायोमेट्रिक्स जैसी चीजों को एकत्र नहीं करेंगे? क्या आप किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से अपनी सहूलियत के हिसाब से हिरासत में नहीं रखना चाहेंगे? अगर आज अंग्रेज होते तो क्या भारत को गुलाम रखने के लिए उन्हें इस तरह के संशोधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती? और अगर उन्हें पड़ती तो फिर ये कानून गुलामी और औपनिवेशिक काल को खत्म करते हैं या गुलामी को और भी ज्यादा पक्का करते हैं? सोचिएगा जरूर। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।